के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद होता है स्टार्ट, और हम लोगों को जानने का मौका मिलता है कि आखिर राष्ट्रवाद का क्या मतलब में। क्लास 10th के अंतर्गत इतिहास का हमारा एक अध्याय है जिसे कहा जाता है भारत में राष्ट्रवाद। 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद होता है स्टार्ट, और हम लोगों को जानने का मौका मिलता है कि आखिर राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रवाद एक तरीके की विचारधारा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके की फीलिंग है जिसमें एक ही तरीके के जो लोग होते हैं, जो एक देश के अंदर रहते हैं, वो आपस में अपने देश को इकट्ठा करने की और देश पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। सीधे सीधे सरल तौर पर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि जो देश प्रेम होता है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत के ऊपर लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, और भारत को ना अंग्रेजों ने बहुत बुरे तरीके से लूट रखा था। अब इसी कालखंड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, और साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। अब इस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ना भारत पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे भारत के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, भारत के अंदर से बहुत सारे जो हमारे भारत के लोग थे उनको अंग्रेज अपनी सेना में लेके जा रहे थे, भारत के अंदर जो हमारी फसलें थी वो खराब हो गई थी, भारत के अंदर इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आई थी जिसका अंग्रेजों ने ध्यान नहीं रखा था, और इसी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। इसी कालखंड में साल 1915 में गांधी जी भारत के अंदर आते हैं, और वो भारत के लोगों के सामने एक तरीके की नई विचारधारा या फिर एक नई तरीके की सोच रखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या है इसे समझते हैं। भाई सत्याग्रह का मतलब है सच का रास्ता। भारत के लोगों से गांधी जी कहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई का उद्देश्य सही है, क्योंकि हम लोग सही थे, हमारी लड़ाई का उद्देश्य सही था, अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा किया हुआ था, तो अपनी बातों को मनवाने के लिए आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना हथियारों को उठाए हुए क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। और इसी विचारधारा को गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर फैलाना शुरू किया। अब इस सत्याग्रह की वजह से भारत में 3 बड़े आंदोलन हमें शुरुआती कालखंड में होते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन होता है वो साल 1917 का चंपारण आंदोलन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में साल 1916 लिखा है, कृपया इसे साल 1917 पढ़ा जाए। होता क्या है दोस्तों कि चंपारण हमारे बिहार का एरिया है, और इस बिहार के एरिया में आप देखते हैं कि नील की खेती कराई जाती थी। अब अंग्रेज क्या करते थे, वहां के किसानों से बोलते थे कि 15% जो तुम्हारी जमीन है उस पर तुम्हें नील की खेती करनी होगी। नील एक तरीके का पदार्थ होता है जिससे कपड़े को रंगा जाता है। अब इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। इस नील की खेती को करने से ना जो किसानों की जमीन थी वो बहुत बुरे तरीके से खराब होती जा रही थी, और उसकी उत्पादकता की क्षमता खराब हो रही थी। किसानों ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इस विरोध को दबा दिया। फिर किसानों ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और किसानों को समझाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, और यह आंदोलन गांधी जी का पहला सफल आंदोलन होता है। फिर इसके 1 साल बाद हमें अहमदाबाद का आंदोलन होता हुआ दिखता है। अहमदाबाद शहर में जो गुजरात के अंदर है, वहां पर साल 1917 में एक बीमारी फैल गई थी जिसे प्लेग बीमारी कहा जाता है। अब इस प्लेग बीमारी की वजह से मजदूरों को बहुत नुकसान हो रहा था। मजदूर अपना पैसा बढ़ाने की डिमांड करते हैं अपने मालिकों से। मालिक कहते हैं कि भैया हम क्या नहीं कर पाएंगे, आपका ज्यादा पैसा नहीं बढ़ा पाएंगे। मजदूर 50% की डिमांड कर रहे थे पैसा बढ़ाने की, और फैक्ट्री मालिक 20% तक ही पैसा बढ़ाने को तैयार थे। गांधी जी यहां पहुंचते हैं मजदूरों के साथ, और जो हमारे फैक्ट्री मालिक थे उनके बीच में मध्यस्थता कराई जाती है, और 35% पैसा शेयर किया जाएगा, या फिर 35% अतिरिक्त पैसा मिलेगा। इस पर यह बात सहमत होती है, और यह भी एक सफल आंदोलन था। खेड़ा गुजरात का एक एरिया था, यहां के किसानों से अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था। ये किसान गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, गांधी जी यहां जाते हैं, और गांधी जी के द्वारा यह भी एक सफल आंदोलन कर दिया जाता है। अब गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से आपको देखने को मिलने लग गई थी। अंग्रेजों को समझ में आया कि भैया हमें ना गांधी जी को और गांधी जी की विचारधारा को रोकना होगा। इसीलिए अंग्रेजों ने साल 1919 में रोलेक्ट एक्ट को लागू किया। इस रोलेक्ट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है। इस रोलेक्ट एक्ट के जरिए अगर अंग्रेजों को आप पर संदेह हुआ या फिर शक हुआ तो अंग्रेज सीधा आपको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ना तो आपको कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा, और ना ही आपको किसी तरीके की कानूनी मदद मिलेगी। भारतीयों के दिल में डर बनाने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को स्थापित किया। अब इसी कानून का विरोध भारत के अलग अलग इलाकों में हो रहा था। पंजाब का हमारा एक शहर है जिसे हम अमृतसर कहते हैं। अमृतसर शहर में आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1919 में हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो इलाका है वहां पर लोग शांतिप्रिय तरीके से इस काले कानून का या फिर रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी दिन बैसाखी का भी त्यौहार था।
अब बहुत सारी जनता यहां पर इस पूरे के पूरे कानून का विरोध कर रही थी। एक जर्नल आता है जिसका नाम था जनरल डायर, वो निहत्ती भीड़ के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसमें आपको हजारों लोग मरते हुए दिखते हैं, और इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब ये जो जनरल डायर था जिसने ये घटनाक्रम किया था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनती है जिसे हम लोग हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पता करते हैं। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि साल 1919 में ना भारत के अंदर एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं, जो साल 1924 तक चला। अब भैया खिलाफत आंदोलन क्या था? भाई एक आदमी है जिसको हम खलीफा कहते हैं। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा जो नेता होता है उसे खलीफा कहा जाता है। यह खलीफा तुर्की देश में हुआ करता था। अंग्रेज तुर्की देश को तोड़ने की बात करते हैं और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात करते हैं। जब यह बात भारत के मुसलमानों को पता चलती है तो भारत के मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और दो भाई हैं जिनको हम लोग अली बंधु कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। क्या यह आंदोलन एक सफल आंदोलन था? नहीं, यह आंदोलन एक असफल आंदोलन था जो साल 1924 में खत्म होता है, क्योंकि इस आंदोलन में ना हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि अंग्रेज खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। जब खलीफा का पद ही नहीं बचा तो फिर इस आंदोलन को चलाने का क्या फायदा था? तो यह था हमारा खिलाफत आंदोलन, जिसको गांधी जी ने समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इसके जरिए हमारे हिंदू मुस्लिम भाई इकट्ठा आ सकते हैं। साल 1920 में हमने असहयोग आंदोलन को शुरू होते हुए देखा। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि गांधी जी का यह मानना था कि भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं ना, हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो चंद ही सालों में हमें भारत को आजादी मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। ये गांधी जी का विश्वास था। इसी को लेकर साल 1909 में ना गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम लोग हिंद स्वराज कहते हैं, और इसी पुस्तक के अंदर गांधी जी ने बता दिया था कि भैया कि हमारे भारत के अंदर अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर दें, अंग्रेजों के साथ बिजनेस करना बंद कर दें, उनकी बातें मानना बंद कर दें, तो भारत को आजादी मिलेगी। इसी बात को लेकर साल 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ जो साल 1922 तक चलता है। अब जब यह असहयोग आंदोलन शहरों के अंदर शुरू हुआ तो क्या हमें देखने को मिलता है कि जो लोग अंग्रेजों के साथ व्यापार करते थे उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया, जो अंग्रेजी पुलिस में काम करते थे उन्होंने अंग्रेजी पुलिस में काम करना बंद कर दिया, जो अंग्रेजी की सेना में काम करने वाले भारत के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों की सेनाओं में काम करना बंद कर दिया। तो एक तरीके से पूरा बहिष्कार कर दिया गया, अंग्रेजों के साथ किसी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं किया गया। भारत के जो बच्चे थे, जो भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने, जो भारत के हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में और टीचर्स ने पढ़ाने से मना कर दिया, वकीलों ने काम करने से मना कर दिया। तो शहरों में यह स्थिति हमें देखने को मिल रही थी। वहीं किसान जो थे, अवध हमारा एक एरिया है जो हमें यूपी के अंदर देखने को मिलता है। यहां के किसानों की अपनी परेशानी थी। यहां के किसानों से यहां के जो जमींदार थे वो बहुत टैक्स लेते थे और अंग्रेज भी इन लोगों को परेशान करते थे। नेहरू जी अवध पहुंचते हैं और यहां के किसानों से बोलते हैं कि आप देश के सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन में आ जाओ, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वहीं हमारे कुछ आदिवासी लोग हैं जो भारत के अंतर्गत आपको जंगलों में रहते हुए देखने को मिलते हैं, और विशेषकर जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है वहां पर ये जो हमारे आदिवासी लोग थे ना, इनका मानना था कि भाई हम ना अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तरीके से नहीं लड़ेंगे बल्कि हम हिंसक विरोध करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये अंग्रेजों पर गुरिल्ला अटैक करते हैं, यानी कि छुप कर हमला करते हैं। हालांकि अंग्रेज इनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक कार्रवाई भी करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ बागान मजदूर भी थे। अब ये बागान मजदूर का मतलब क्या है? आपको देखने को मिलता है कि बाग होते हैं चाय के, कॉफी के, और यहां पर चाय और कॉफी का उत्पादन होता है। अंग्रेजों ने 1859 में एक कानून बना दिया था कि अगर कोई मजदूर इन बागानों में आ गया है तो वो हमेशा इसी बागानों में रहेगा, यहां से बाहर नहीं जा सकता। जब ये खबर फैली कि देश के अंदर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया है तो लोग दीवाने हो गए भाई, और हमारे जो ये मजदूर थे ना, इनको लगा कि भाई बोरिया बिस्तर उठाओ और घर की तरफ भागो, हमें आजादी मिल गई है। लेकिन एक तरीके से आप देखते हैं कि जब ये हमारे बागान मजदूर अपने सामान को उठाकर भागते हैं बागानों से बाहर, तो अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो भारत के अंदर लोगों की कुछ अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया रही, शहरों में, गांव में और आदिवासी लोगों में। हालांकि धीरे धीरे यह आंदोलन हमें कमजोर होता हुआ दिखता है। अब इस आंदोलन में कब तक सहयोग नहीं करना यह बताया नहीं गया था। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी थी उन्हें दोबारा अंग्रेजी स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ा, क्योंकि भारत में उतने अच्छे कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे। जिन वकीलों ने काम करना छोड़ दिया था, उनके अपने परिवारों को पालना था, तो दोबारा से वो वकालत करना शुरू कर देते हैं। व्यापारी भी दोबारा से अपने काम को करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन कमजोर होने लगता है। और साल 1922 में एक घटना घटती है जिसे हम लोग चौरा चौरी की घटना कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? यूपी के अंदर हमारा एक गोरखपुर इलाका है, और उस गोरखपुर इलाके के अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि एक पुलिस थाना था। साल 1922 की यह घटना थी, फरवरी के महीने की, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत के जो बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी थे ना, वो गुस्से में आ जाते हैं और
कुछ अंग्रेजी पुलिस वालों को क्या करते हैं, पुलिस थाने में जिंदा जला देते हैं। जब यह घटना बाहर आती है, गांधी जी इससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और उसी के साथ भारत का एक बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साल 1922 में खत्म होता है। अब इसके बाद भारत के अंदर एक और बड़ी हमें देखते हैं दोस्तों की क्रांतिकारी गतिविधि होते हुए देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन। भाई एक कमीशन बनाया जाता है, कमीशन मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है, और इस ग्रुप के अंदर आप देखते हैं कि 7 लोगों को रखा जाता है। ये सातों के 7 लोग अंग्रेज थे और ये लोग लंदन से भारत के अंदर भेजे जा रहे थे। इनका काम क्या था कि भाई भारत में जाओ और भारत के संविधान की जो रूपरेखा बनेगी वो भारत के लोगों को बताओ। लेकिन भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा अपमानित करने वाली बात थी। क्या भारत के अंदर उस टाइम पर कोई विद्वान आदमी नहीं था? क्या भारत के अंदर उस टाइम पर कोई ज्ञानी आदमी नहीं था? क्या भारत के अंदर उस टाइम पर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था? हमारे पास नेहरू जी थे, हमारे पास शास्त्री जी थे, हमारे पास पटेल साहब थे, हमारे पास आप देखते हैं कि अंबेडकर जी थे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी थे। भारत के लोगों ने इसका पूरे तौर पर विरोध किया और जहां जहां ये साइमन कमीशन गया उनको काले झंडे दिखाए, जिस पर ए साइमन साइमन गो बैक, इस तरीके के नारे हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भारत के लोग आजादी मांग रहे हैं, और अंग्रेजों का एक सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था जिसे हम लोग कहते थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ना एक तरकीब चली और लॉर्ड इरविन ने यह बोल दिया कि तुम्हें आजादी चाहिए, हम तुम्हें पूरी आजादी नहीं देंगे, हम तुम्हें बना देंगे डोमेनियन स्टेट। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि तुम छोटे मोटे फैसले खुद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे देश के ऊपर कंट्रोल हमारा रहेगा। जब यह खबर बाहर आती है तो भारत के लोगों में बहुत गुस्सा आता है, और महीना आ चुका है दोस्तों, आप देखते हैं कि दिसंबर का, और यहां पर साल 1929 में दिसंबर के महीने में लाहौर में एक मीटिंग होती है जिसे हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अब इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि भाई अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा, और अब भारत यहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड करता है कि हमें पूरी पूरी आजादी चाहिए, इस देश की इतनी सी भी जमीन हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो पंडित नेहरू जी के जरिए की गई थी। अब इस लाहौर अधिवेशन में डिसाइड होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामने कुछ मांगों को रखेंगे। लगभग 11 मांगे गांधी जी रखते हैं। इसमें वो कहते हैं कि नमक पर जो लगने वाला टैक्स था उसे हटाया जाए, वस्तुओं पर जो लगने वाला टैक्स था उसे हटाया जाए, वस्तुओं पर जो लगने वाला टैक्स था उसे हटाया जाए, बंदूकों को रखने के लिए अंग्रेजों के ऊपर भी लाइसेंस की व्यवस्था हो। ये कुछ 11 मांगे थी भारत के, और गांधी जी वेट करते हैं, कुछ महीनों तक कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद फिर क्या किया जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि लाहौर अधिवेशन के बाद नमक सत्याग्रह या फिर दांडी की यात्रा शुरू होती है। साबरमती आश्रम से गांधी जी चलते हैं और दांडी के तट पर पहुंचते हैं। 24 दिनों की ये लंबी यात्रा होती है। 78 गांधी जी के साथ साथी होते हैं। 240 मील की लंबी यात्रा कर कर गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचते हैं और नमक बनाकर क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। उससे पहले भारत के लोग नमक नहीं बना सकते थे। इसी के बाद अब पूरे भारत के अंदर लोग क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और भारत में अब शुरू हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें कब से कब तक होता हुआ देखने को मिलता है? साल 1930 से साल 1934 तक। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि यह आंदोलन ये बात करता है कि भारत के लोग ना अंग्रेजों के नियमों को बहुत ही सम्मानित तरीके से बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अंग्रेजों के लिए इस आंदोलन को चलाना इस आंदोलन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो साल 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके एक साल बाद ही यानी कि साल 1931 में लॉर्ड इरविन गांधी जी से कहता है कि आपकी जो मांगी थी मैं कर लेता हूं, मान लेता हूं, आ जाओ। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। अब इसी समझौते से संबंधित और बातचीत के लिए गांधी जी को भेजा जाता है लंदन दूसरी गोलमेज सम्मेलन के लिए, और भारत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना भारतीयों की सारी बातों को मान लेंगे, अंग्रेज ऐसी बातें करते हैं। जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ साल 1931 में इस आंदोलन को रोका और जब वो इंग्लैंड जाते हैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो भारत के लोगों को बड़ा अजीब लगा। भारत के किसानों ने जो इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था, उनको लगा कि भाई हमारी डिमांड तो पूरी हुई नहीं, हमें तो आजादी नहीं मिली, और अचानक इस आंदोलन को खत्म कर दिया। ऐसे ही भारत के मजदूरों को भी आप देखते हैं दोस्तों कि इस आंदोलन में पहले जोड़ा गया था, बाद में वो इस आंदोलन के अचानक खत्म करने से खुश नहीं थे। ऐसे ही भारत के जो उद्योगपति थे, उनको लग रहा था कि भाई अगर हम लोग इस आंदोलन में जुड़ते हैं तो शायद हमारे बिजनेस को बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको भी ऐसा करने का मौका नहीं मिला। और उसी के साथ साथ दोस्तों महिलाओं ने ना इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, विशेषकर वो हमारी महिलाएं जो शहरों से आती थी और ग्रामीण इलाकों में जो आपको दिखता है दोस्तों की जो ऊंचे परिवारों की महिलाएं थी, ऊंची जातियों की महिलाएं थी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमारे दलित भाई जो थे दोस्तों इस आंदोलन से थोड़े दूर थे, और मुस्लिमों ने भी क्या किया था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को थोड़ा दूर ही रखा था। अच्छा, गांधी जी साल 1932 में भारत आए
आकर उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेजों ने जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए गए। फिर गांधी जी को लगा कि मुझे दोबारा सविनय अभिज्ञ आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो सविनय अभिज्ञ आंदोलन शुरू किया गया तो कोई उतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पहले ही सबकी बातें जो थी या फिर जो सबकी डिमांड थी उसको नहीं सुना गया था, और सविनय अभिज्ञ आंदोलन फिर साल 1934 में जाकर पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और यह भी एक असफल आंदोलन रहता है। अच्छा, इसी कालखंड में साल 1932 में भारत के अंदर एक और बड़ी घटनाक्रम हमें होती हुई देखने को मिलती है, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अब ये पूना समझौता क्या है? गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में पूना के शहर में साल 1932 में यह समझौता हुआ। अंबेडकर जी की डिमांड थी कि हम अंग्रेजों के लिए, हम दलित भाइयों के लिए, जहां दलित लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर दलित लोग ही वोट देंगे और दलित लोग ही नेता बनेंगे। गांधी जी का मानना था कि नहीं, पूरे देश के लिए एक समान रूपरेखा होनी चाहिए वोट देने की। इसी बात को लेकर इन दोनों में मतभेद था। गांधी जी अनशन पर चले जाते हैं, अंबेडकर जी उनको समझाते हैं। बाद में हमारे दलित भाइयों को आरक्षण दिया जाएगा, इस बात पर सहमति बनती है, और यही इसी को हम लोग पूना समझौता साल 1932 कहते हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन साल 1942 में शुरू होता है, जिसमें भारत के लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगस्त के महीने में इस आंदोलन को शुरू करते हैं, और इसी आंदोलन के अंदर गांधी जी क्या करते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। साल 1942 में यह आंदोलन शुरू होता है, 45 में यह खत्म होता है, और इसी आंदोलन के 2 से 3 साल बाद भारत को आजादी मिलती है। तो यह था दोस्तों हमारा भारत में राष्ट्रवाद का संपूर्ण अध्याय 15 मिनट के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।